हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रश्नों को लिया है वह जो आपका रीट 2015 में पेपर हुआ था, उसमें जो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या है कि रीट में जो है वो बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर दोस्तों आप सभी ईयर का जितने भी पेपर आपके रीट के हुए हैं सभी को अगर आप हल करके अच्छे से चले जाएंगे तो 15 से 20 नंबर का स्कोर जो है वह आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगा। और दोस्तों प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का सबसे एक अच्छा फ़ायदा यह भी होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम 2015 में जो पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका आया था कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है? तनाव है, पिछड़ापन है, डिसलेक्सिया है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डिसलेक्सिया। जी हाँ दोस्तों, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बालक को पढ़ने लिखने से संबंधित अक्षमता होती है। इसे पठन अक्षमता भी बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। और डिसलेक्सिया का कारण बुद्धिमत्ता नहीं होकर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यहाँ पर आपको भरना है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन है 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 70 से कम। जी हाँ दोस्तों, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है साधारणतः उनको जो है कि मानसिक न्यूनता में रखा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। जो बच्चे आपके जो है कि 90 से 110 बुद्धि लब्धि के होते हैं उनको जो है कि हम लोग औसत बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले बालकों में रखते हैं। वहीं पर जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है उन्हें प्रतिभावान बालक माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता है। तो अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है बच्चों में। तो ऑप्शन आपका दिया है पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही जो आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका प्रतिभाशाली। जी हाँ दोस्तों, टर्मन द्वारा जो है कि जो बुद्धि लब्धि दिया गया है उनके अनुसार 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो इसलिए बच्चों में अगर अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है तो यह आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, या जो है कि आपका रक्षात्मक यांत्रिकता, या व्यक्तिगत विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जो आपका कहलाता है वह आपका रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है? तो तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग से जो किया जाता है उसको रक्षात्मक यांत्रिकता कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या क्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशील को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका देखिए सही आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा?
तो यह हो जाएगा रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक रूप से वंचित की समस्या या नहीं है कि अगर रहने के लिए स्वस्थ परिवेश है तो यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, तो शिक्षण प्रक्रिया में आपका विद्यार्थी क्या होता है? आश्रित चर होता है या स्वतंत्र चर होता है या जो है कि अब मध्यस्थ चर होता है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है यह आपका जो है वह आश्रित चर होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? आश्रित चर होता है। हिलगार्ड ने कहा था कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रतिभाशील परिवर्तनों को ही अधिगम कहा जाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चर होते हैं। कितने चर होते हैं? तो 3 चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और जो है कि आपका मध्यस्थ चर, जिसमें आपका स्वतंत्र चर शिक्षक होता है और आश्रित चर जो होता है वह विद्यार्थी होता है और मध्यस्थ चर आपका पाठ्यक्रम होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। 3 से जो चर बताए थे जिसमें स्वतंत्र चर शिक्षक होगा, आश्रित चर आपका विद्यार्थी होगा, मध्यस्थ चर जो होगा वह आपका पाठ्यक्रम होगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। तो देखिए, अगर हम बात करें मूल्यांकन का प्रकार नहीं है तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। मानक जो है यह मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। यहाँ पर जो है कि संरचनात्मक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक आपका संरचनात्मक मूल्यांकन होता है और एक योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था NCF 2005 बल देता है। तो NCF 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर या जो है कि रटने पर या समस्या हल करने पर या उपयुक्त सभी पर। तो देखिए, NCF 2005 जो बल देता है यह आपका करके सीखने पर बल देता है। जी हाँ दोस्तों, किस पर देता है? तो करके सीखने पर NCF 2005 बल देता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग क्या नहीं है आपका पूछा गया है। ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो त्रिकोण का जो भाग नहीं है यह आपका शिक्षण अनुभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाकी इसके अलावा आपका शैक्षिक उद्देश्य हो गया, यह भी मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। मूल्यांकन हो गया, अधिगम अनुभव हो गया तो यह भी है, लेकिन शिक्षण अनुभव नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्या का हल अभ्यास से लाया जाता है और इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर सही वाला है कि समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? 40 घंटे हैं, 42 घंटे हैं, 45 घंटे हैं या 48 घंटे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका 45 घंटे है। जी हाँ दोस्तों, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटा जो है वह 45 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है
की आयु तक। तो किस वर्ष तक जो है वह आपका तर्क हो गया, जिज्ञासा हो गया, निरीक्षण हो गया, इस शक्ति का विकास कब तक हो जाता है? तो वह आपका हो जाता है 11 वर्ष तक की आयु तक। जी हाँ दोस्तों, 11 वर्ष तक की आयु तक विकास हो जाता है। 6 से 12 वर्ष तक का जो बालक होता है उसमें जो है कि उस बाल्यावस्था उसको बोलते हैं, 6 से 12 वर्ष के समय को। और इसी में जो है कि बाल्यावस्था में ही बालक में तर्क शक्ति, सोचने की क्षमताएं, जिज्ञासा और रुचि जो है जैसे जो है वह गुणों का विकास हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, या जो है कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास में आपका स्नायुमंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है, या जो है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो वातावरण बाहरी शक्ति है और हमें प्रभावित करती है, तो यह जो कहने वाले थे वह आपके रॉस थे। जी हाँ दोस्तों, रॉस ने ही कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत आपका क्या कहलाता है? समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अधिगम अंतरण का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, वह आपका अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर समानता भी है, भिन्नता भी है, प्रत्यागमन भी है, लेकिन अभिप्रेरणा जो है यह आपका वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको भरना है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो किस वर्ष तक जो है कि बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां विकसित हो जाती हैं? तो वह आपका हो जाती हैं किस वर्ष तक? तो 8 से 9 वर्ष तक की आयु तक यह विकसित हो जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा, सी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने के और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में बालक में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या प्रौढ़ावस्था? तो यह जो बढ़ जाती है वह उत्तर बाल्यावस्था में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो अर्जित प्रेरक का उदाहरण आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है भूख, रुचि, पुरस्कार, या विश्राम। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह आपका क्या है? रुचि जो है यह आपका अर्जित प्रेरक है, और जो आपका यह पुरस्कार है यह भी जो है कि अर्जित प्रेरक है। तो इसलिए यहाँ पर यह वाला भी विकल्प सही है, यह वाला भी विकल्प सही है। तो इसलिए इसमें 2 आंसर सही हैं, और आयोग द्वारा भी इन्हीं 2 आंसर को सही माना गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है कैसे? ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, या जो है कि भावात्मक जागृति द्वारा, या ए और बी दोनों द्वारा। थोड़ा सा विकल्प ऊपर नीचे हो गया है। अगला है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा वर्णित कैसे होती है? तो यह आपकी वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अभिप्रेरणा वह प्रेरक शक्ति होती है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। और जो आपका अभिप्रेरणा शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, मतलब गति देना,
तो इसको आप याद रखिएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू क्या है? ऑप्शन है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ज्ञानात्मक। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानात्मक जो है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत हम लोग क्या सीखते हैं? पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। तो देखिए, अगर हम बात करें तो संकेत अधिगम के अंतर्गत जो सीखते हैं वह हम लोग क्या सीखते हैं? तो पारस्परिक अनुकूलन सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद किस स्तर पर मिलते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपयुक्त सभी में। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका डी वाला है। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी में जो है यह व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन है पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपकी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सही है। समस्या जो है वह चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय कब विकसित किया? किसने विकसित किया? बिने ने, या जो है कि आपका रीड ने, या टर्मन ने, या टैटल ने। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा टर्मन ने। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय जो है वह टर्मन ने विकसित किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहलाता है? गहन दृष्टिकोण, या जो है कि सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो देखिए, सही आंसर जो है वह आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सतही दृष्टिकोण। जी हाँ दोस्तों, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन जो कहलाता है वह आपका सतही दृष्टिकोण कहलाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछड़ेपन का जो कारण नहीं है वह स्वस्थ वातावरण। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, यह जो प्रस्तुत करने वाले आपके थे वह आपके थे हिप्पोक्रेट्स ने। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो है वह हिप्पोक्रेट्स ने जो है वह इसको प्रस्तुत किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारण सिद्धांत का प्रतिमान किया था। तो समान तथा विशिष्ट कारण का प्रतिमान जो है सिद्धांत जो है किसका प्रतिपादन जो है वह कौन किए थे? तो यह किए थे स्पीयरमैन। जी हाँ दोस्तों, स्पीयरमैन ने किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका आया था कि प्रतिभाशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन है संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। तो देखिए, सही आंसर जो है वह आपका है उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत जो है वह आपका जो है
वह उपलब्धि अधिक प्रबल होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने प्रश्न आपके लेवल 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से पूछे गए थे। और दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों जो भी रीट का पेपर हुआ है, जैसे 2011 का, 2015 का, 17 का, 21 का, 22 का, अगर आप सभी जितने भी ईयर का पेपर है रीट का, सबको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका रीट बड़े आराम से निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप जितना भी तैयारी अपनी किए हैं और सिर्फ प्रीवियस ईयर भी तैयार कर लेंगे, तो 15 से 20 नंबर का स्कोर तो आपको प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। तो इसलिए आपको रीट निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व किया करिए। आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा। आप उसको जो है कि जा कर के अच्छे से देख लीजिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट भी कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों है कि आप प्रश्नों को करिएगा तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा कि किस टॉपिक से वह प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि अगर आप उन सभी टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो गारंटी है दोस्तों कि आपका 100% इस बार रीट एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इसलिए टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जिस टॉपिक से प्रश्न आया है उस प्रश्न को करने के बाद आप वह टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।